गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बायोफार्मा शक्ति। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव बजट में। और ये इनिशिएटिव जो है डिज़ाइन किया गया है इंडिया को एक ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। तो ये इकोसिस्टम बिल्ड करेगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स के लिए। तो इसमें एक जो है बायो फार्मा फोकस नेटवर्क बनाया जाएगा 3 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च का। और जो एग्जिस्टिंग 7 हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। तो ये नेटवर्क ऑफ इंडिया क्लिनिकल ट्रायल साइट्स भी क्रिएट करेगा और इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएगा एडवांस्ड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि इनोवेशन आ सके। और बायो फार्मा सेंट्रिक इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बनाने पर इसका फोकस रहेगा। तो बायोलॉजिक्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स जो कि डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं ट्रेडिशनली इनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड रही है, प्राइमरली सिर्फ हाई इनकम कंट्रीज़ को ही सर्व करती हैं। अब बायोसिमिलर्स क्या हैं? बायोसिमिलर्स बेसिकली हाईली सिमिलर वर्जन्स हैं बायोलॉजिक मेडिसिन्स के, जिनको कॉम्प्रहेंसिव एनालिटिकल स्टडीज़ के थ्रू डेवलप किया जाता है और इंश्योर किया जाता है इनकी थेरेपेटिक इक्विवेलेंस को। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं दिव्यांगजन कौशल योजना। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना जो है बजट में अनाउंस की है। तो दिव्यांगजन कौशल योजना जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए लॉन्च की गई है, ताकि उन्हें ट्रेन किया जा सके डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और इस स्कीम के अंडर इंडस्ट्री रेलिवेंट कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग और स्पेसिफिक जो है ईच दिव्यांग ग्रुप के लिए जो होगी वो प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उन्हें डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें। तो जैसे आईटी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, इन सब में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दिव्यांग सहारा योजना क्या है? तो ये एलिम्को जो है जो है पीएसयू है जो सरकार की, वो स्केल अप कर देगी प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस, जिसमें कि मोबिलिटी एड्स, लो विजन और लो हेयरिंग डिवाइसेस, ई ब्रेल रीडर्स, ये सब आते हैं। और इवन पीएम दिव्याशा केंद्र भी जो है वो स्ट्रेंथन किए जाएंगे। ठीक है। अब ये केंद्र क्या है? ये यूनिक इनिशिएटिव है जो कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज एक ही रूफ के अंडर देना चाहते हैं, और इसको भी एलिम्को ने ही, इन सेंटर्स को भी एलिम्को ने ही बनाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भारत विस्तार। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत विस्तार टूल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए प्रपोज किया है। तो ये एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल है जो इंटीग्रेट करेगा एग्री स्टैक्स पोर्टल को और आईसीएआर के पैकेज को ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनहांस करेगा फार्म प्रोडक्टिविटी को, और ये बेटर फार्मर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और रिड्यूस करेगा रिस्क थ्रू कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सपोर्ट फॉर द फार्मर। तो एग्री स्टैक क्या है? एक डिजिटल फाउंडेशन है जो कि ईजियर करना चाहता है स्टेक होल्डर्स को, और इकट्ठे लेकर आना चाहता है उनको इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडिया में। तो इसमें डेटा और डिजिटल सर्विसेज को यूज़ किया जा रहा है। और एग्री स्टैक का एम है कि ईजियर बनाया जाए फार्मर्स को के लिए, कि उनको अच्छे से आसानी से चीपर क्रेडिट, हायर क्वालिटी फार्म इनपुट्स मिल सकें, लोकलाइज्ड और स्पेसिफिक एडवाइस मिल सके। ठीक है। तो ये फोकस रहेगा उनका इस स्कीम का, कि गवर्नमेंट्स जो है वो आसानी से प्लान और इम्प्लीमेंट कर सकें कई तरह की फार्मर और एग्रीकल्चर फोकस्ड बेनिफिट स्कीम्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। ये टॉपिक भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, ताकि स्ट्रेंथन हो सके खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स। तो इसको अनाउंस किया गया था बजट में, ताकि ट्रेडिशनल क्राफ्ट सेक्टर्स को जो है वो जो है इम्प्रूव किया जाए। तो जिसमें खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर आता है, उनको ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिल सके ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेजेस के साथ। तो मेनली इसमें जो है टारगेट किया जा रहा है वीवर्स को, विलेज इंडस्ट्रीज़ को, बेनिफिशरीज ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स की इनिशिएटिव को, रूरल यूथ को। और ये इनकरेज करता है आर्टिसंस को कि वो अडॉप्ट करें मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स। ये इनिशिएटिव फोकस करेगा इंप्रूव करने में मार्केट एक्सेस बाय बेटर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑल्सो, और इनेबल करेगा आर्टिसंस को कि वो ऑर्गेनाइज रिटेल, एक्सपोर्ट मार्केट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रीच कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शी मार्ट्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है शी मार्ट, एक न्यू प्लेटफॉर्म विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये जो शी मार्ट्स हैं ये कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स हैं जो कि सेटअप किए जाएंगे क्लस्टर लेवल फेडरेशंस के अंदर, ताकि एनहांस्ड और इनोवेटिव फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स की तरह ये काम कर सकें और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बेटर मार्केट एक्सेस दें, ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दें, सस्टेनेबल इनकम एवेन्यूज़ दें, और स्ट्रेंथन करें ग्रास रूट इंस्टीट्यूशंस लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये प्रपोजल बिल्ड कर रहा है ऑन द सक्सेस ऑफ लखपति दीदी प्रोग्राम। ये जो मार्ट्स हैं ये बेसिकली परमानेंट रिटेल पॉइंट्स होंगे
सेल्फ हेल्प ग्रुप मेड गुड्स के लिए डायरेक्ट मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू एडेड और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो लखपति दीदी प्रोग्राम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, रूरल वुमेन को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपने स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकें और एक स्टडी इनकम जो है वो अबाउट 1 लाख इन अ ईयर एटलीस्ट जो है वो गेन कर सकें। विमेन को जो है ट्रेन किया जाएगा कई स्किल्स में, जैसे प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब मेकिंग, ड्रोन ऑपरेशन एंड रिपेयर। तो जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगी वो, तो विमेन को जो है प्रोवाइड की जाएंगी अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न इनकम यूजिंग देयर स्किल्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली प्रपोज किया है रेज करना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे बाय अप टू 150%। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती हैं। ये लिवाई किया जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो कि ट्रांजैक्शन में हो। बेसिकली ये वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन पे इम्पोज होता है। तो ये टीडीएस की तरह काम करता है, गवर्नमेंट को ये स्टॉक एक्सचेंजेस और बाकी के इंटरमीडियरीज अपने आप पे कर देते हैं। तो ये गवर्न होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट के थ्रू। ठीक है, जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पेशेंट्स विद कैंसर और रेयर डिसीजेस के लिए एक इमीडिएट रिलीफ देने के लिए फुल एग्जाम्पशन दी गई है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी पर 17 कैंसर रिलेटेड ड्रग्स और मेडिसिन के ऊपर बजट में। तो ये बेसिक कस्टम्स ड्यूटी का एक टाइप ऑफ टैक्स जो है कि जो इंडिया में गुड्स इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। तो कैलकुलेट किया जाता है इसे एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कुछ स्पेसिफिक गुड्स को इसमें एग्जाम्प्ट करने की। तो अगर हम देखें बाकी टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी कौन सी होती हैं, जैसे एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, जैसे कि आपकी जिसको हम स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहते हैं, ये तब लगाया जाता है जब एक्सपोर्ट कंट्रीज़ जो है वो कुछ सब्सिडीज़ दे रही होती हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो कि फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो है एक्सपोर्ट्स पर दे रही होती हैं उसको काउंटर करने के लिए, ताकि हम अपने लोकल बिजनेस को बचा सकें। फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को लो कॉस्ट इंपोर्ट से बचाने के लिए हम लगाते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी, जब कोई फॉरेन जो है गुड्स जो हैं वो बहुत ही कम प्राइजेस पर अपनी अपनी खुद की कंट्री से कम प्राइजेस पर इंडिया में जो है वो बेचे जा रहे होते हैं, उनके ऊपर हम ये लगाते हैं। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़, लोकल इंडस्ट्रीज़ को कंपटीशन जो है चीपर इंपोर्टेड गुड्स से बचाने के लिए लगाया जाता है। सेफ गार्ड ड्यूटीज़ क्या होती हैं? टेम्पररी मेजर होता है लोकल इंडस्ट्रीज़ को सडन इंक्रीज इन इंपोर्ट से बचाने के लिए। फिर नेशनल कैलेमिटी इन कंटिजेंट ड्यूटी होती है, जब अगर हमारे को फंड जनरेट करने हैं नेचुरल डिजास्टर्स या लार्ज स्केल नेशनल इमरजेंसीज के लिए, तब लगाई जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। बजट ने क्लैरिफाई किया है कि जो कैपिटल गेन्स एग्जाम्पशन टैक्स है ऑन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के ऊपर ही उन इन्वेस्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कि इन गोल्ड बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेटेड है। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसे इशू करता है। तो बॉन्ड्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं सेल के लिए, सिर्फ इंडियन एंटिटीज़ खरीद सकती हैं, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। बॉन्ड्स जो है इशू किए जाते हैं डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड इन मल्टीपल्स। ठीक है, टर्म ऑफ द बॉन्ड जो है वो एक पीरियड ऑफ 8 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुरु रविदास। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है उन्होंने आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में इनाग्रेट किया है और उसको रीनेम कर दिया है आफ्टर श्री संत गुरु रविदास जी। तो गुरु रविदास जो है एक रिनोन्ड सेंट है। उनको भक्ति मूवमेंट के लिए जो है वो याद रखा जाता है। उनके डिवोशनल सॉन्ग्स और वर्सेस जो है एक लास्टिंग इम्पैक्ट दिया उसने भक्ति मूवमेंट पर। तो इनको हम रायदास, रोहिदास या रूहीदास भी कहते हैं। एक विलेज के पास ये बॉर्न हुए थे, वाराणसी के पास, और एक स्टूडेंट हैं ये भक्ति पोएट रामानंद के। उनकी कई पोएम्स जो है वो पंचवाणी टेक्स्ट में भी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। उनकी कोर फिलॉसफी थी रिजेक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो एक बेगमपुरा मतलब एक सिटी विदाउट सॉरो उन्होंने एनविजन की थी, और वो एक सिंबल बने ऑपोजिशन टू अनटचेबिलिटी का भी। फिलॉसफी उनकी स्पिरिचुअल फ्रीडम की थी। तो मीराबाई जो थी वो भी गुरु रविदास को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानती थी। और जो रविदासिया रिलीजन बना है वो बेसिकली बिलीव करते हैं कि जो गुरु रविदास हैं उनको भी एक सेंट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे बाकी गुरु हैं, क्योंकि वो बिफोर द फर्स्ट सिख गुरु वो एग्जिस्ट करते थे, और उनकी टीचिंग्स जो है इवन सिख गुरुज ने भी स्टडी की थी। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is Biopharma Shakti. This topic is important for your economy section. Union Minister of Finance has announced the launch of Biopharma Shakti initiative in budget 2026-27. This initiative is aimed to develop India into a global biopharma manufacturing hub. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars, and this will create a network of 3 new national institutes of pharma education and research, and will upgrade the 7 existing ones. It will also create a network of India clinical trial sites. This initiative will catalyze investments in advanced biomanufacturing infrastructure. It will focus on building a biopharma centric innovation and manufacturing network also. So, what are biologics? These are complex medicines derived from living organisms. Their complex manufacturing processes have traditionally limited their availability, primarily serving high income countries. What are biosimilars then? They are highly similar versions of biologic medicines developed through comprehensive analytical studies and rigorous preclinical and clinical trials to ensure therapeutic equivalence. Okay. So the next topic is Divyangjan Kaushal Yojana. This topic is important for your social issues. Union Finance Minister has announced the Divyangjan Kaushal Yojana and Divyang Sahara Yojana in the budget. So this Divyangjan Kaushal Yojana is launched for persons with disabilities to provide them training for dignified livelihood opportunities. Under the scheme, industry relevant customized training specific to each Divyang group will be provided for creating dignified livelihood opportunities. So this scheme, the next scheme is the Divyang Sahara Yojana, which will support Alimco to scale up the production of high quality assistive devices like mobility aids, low vision and low hearing devices, e-braille readers. Okay, so this will also strengthen the PM Divyasha Kendras, which are basically the centers for providing integrated services under one roof for eligible Divyangjan and elderly beneficiaries. These centers are also being established through Alimco. Okay. So the next topic is Bharat Vistar. This topic is important for your economy section. Union Finance Minister has proposed Bharat Vistar tool for agriculture sector, which is a multilingual AI tool which will integrate with AgriStax portal and the ICR package on agriculture practices with AI systems. This will enhance farm productivity and it will lead to better farm decision making. Okay, so what is AgriStack? It is the digital foundation set up by the government to make it easier to bring various stakeholders together to improve agriculture in India. So it will improve better outcomes and results for the farmers by using data and digital services, and it will make it easier for farmers to get easier access to cheaper credit, higher quality farm inputs, localized and specific advice. Okay, so the next topic is Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative. This topic is important for economy section. So recently in the Union Budget, Finance Minister has announced the launch of Mahatma Gandhi's Gram Swaraj Initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This initiative is aimed to strengthen the khadi, handloom, handicraft sector by improving global market access, branding, and market linkages for them. This would mainly target weavers, village industries, beneficiaries of the One District One Product initiative, and the rural youth. This will encourage artisans to adopt modern production methods. The initiative aims to focus on improving market access by better branding and marketing to enable artisans to reach organized retail, export markets, and online platforms. So the next topic is She Marts. This topic is important for your economy section. So Finance Minister has recently announced She Mart, which is a new platform for women entrepreneurs. She Mart is planned as a community-owned retail outlets to be set up within cluster level federations through enhanced and innovative finance instruments. So the aim is to provide women entrepreneurs with better market access, branding opportunities, sustainable income avenues, while strengthening grassroots institutions like self-help groups. The proposal is being built on the success of Lakpati Didi initiative, and She Marts will be providing permanent retail points for these self-help made goods, improve direct market access for them, and support value-added and processed products. So, what is Lakpati Didi initiative? It is run by the Ministry of Rural Development, and it seeks to support rural women by helping members of the self-help groups to start small businesses and earn a steady income of at least 1 lakh rupees per year. Under the scheme, women will be trained in various skills, and after completing the training, women will be provided with opportunities to earn income using their skills. Okay.
So the next topic is securities transaction tax. This topic is important for your economy section. Finance Minister has recently proposed to raise the securities transaction tax on both futures and options by up to 150%. So securities transaction tax is a direct tax levied on the purchase and sale of securities listed on the recognized stock exchanges in India. It is levied and collected by the central government. It is applied irrespective of the profit or loss made in the transaction. It is levied directly on the value of transaction. It operates similar to the TDS. It is paid directly to the government through the stock exchanges or through other intermediaries involved in the transaction. So it is governed by the Securities Transaction Tax Act. The rate of taxation is different for different types of securities. So the next topic is basic customs duty. This topic is important for your economy section. So bringing immediate relief to patients with cancer and rare diseases. Government of India under the Union budget has provided a full exemption of basic customs duty on 17 cancer-related drugs and medicines. So this basic customs duty is a type of tax imposed on goods imported into India. The aim is to protect domestic industries from foreign competition, regulate trade, and generate revenue for the government. It is calculated as a percentage of the value of the imported goods, determined based on the customs tariff. Okay. Central government holds the power to exempt specific goods from this tax. So, what are the other types of custom duties? First is the additional customs duty, also called the special countervailing duty, which is a tax that is applied to balance subsidies which exporting countries provide to their products. Then we have the countervailing duty, which counters foreign government subsidies on exports. CVD safeguards local businesses from this unfair advantage. So special additional duties there, which shields domestic industries by offsetting the impact of low cost imports. Then we have anti-dumping duties when foreign goods are sold in India at prices below their value in this exporting country. Then this duty is applied. Then we have protective duties to protect local industries from competition with cheaper imported goods. Then we have safeguard duties, which are temporary measures to protect local industries from sudden increase in imports. Then we have national calamity and contingency duty, which is applied to generate funds for responding to natural disasters and large-scale national emergencies. So the next topic is sovereign gold bonds. This topic is important for economy section. So budget has clarified that capital gains exemption on sovereign gold bonds will not apply to investors who purchase them in the secondary market and hold them to maturity. Sovereign gold bonds are government securities denominated in grams of gold. This bond is issued by RBI on behalf of Government of India. The bonds will be restricted for sale to resident Indian entities, including individuals, Hindu undivided families, trusts, universities, and charitable institutions. These bonds are issued in denominations of 1 gram of gold and in multiples. The term of the bond will be for a period of 8 years. Okay. So the next topic is Guru Ravidas. This topic is important for our art and culture section. So Prime Minister Modi has recently inaugurated the Adhampur airport in Punjab and renamed it after Sri Sant Guru Ravidas ji. So who was Guru Ravidas? He was a renowned saint known for his contributions to the Bhakti movement. His devotional songs and verses made a lasting impact upon the Bhakti movement. He is also known as Raidas, Rohidas, and Ruhidas. He was born in a village called Sri Gobardhanpur near Varanasi in Uttar Pradesh. He is seen as a student of the Bhakti poet Ramanand. Many of his poems are also in the Panchwani text. So the core of Guru Ravidas' philosophy was the rejection of the caste system and the promotion of human rights and dignity. He envisioned a society called Begumpura, that is a city without sorrow. He also became a symbol of opposition to untouchability. He emphasized the philosophy of spiritual freedom. Mirabai, who is a revered figure in Hindu spiritualism, is considered to have is said to have considered Guru Ravidas as her spiritual guru. There is also a Ravidasya religion which believe that Guru Ravidas should be treated as a saint just like the other gurus, as he lived before the first Sikh guru and his teachings were studied by the Sikh gurus themselves also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.